भारत में, या यूं कहे कि ईस्ट इंडीज में, इन्होंने इनक्रोच एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो इंग्लैंड वालों के लिए एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। क्या बड़ी समस्या आन खड़ी हुई? अब उनके सामने सिर्फ पुर्तगाली एक प्रतिद्वंदी नहीं है, एक कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि अंग्रेज भी एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पे, सॉरी, डच भी एक बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पे उभर गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं कि 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मदा को पराजित तो किया, लेकिन उसके पहले फ्रांसिस ड्रेक 1580s के टाइम में, 1580s के वक्त में, 1588 में किसने पराजित किया? इस बात को समझना आवश्यक है कि 1588 में कौन वो लोग थे। क्या ब्रिटिश आर्मी थी उनको पराजित करने वाली, या कोई दूसरा था? हाँ, आइए उसको समझते हैं। लॉर्ड, बाद में उनको लॉर्ड की संज्ञा दी गई। नाम है उनका फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक। ये क्या है? पायरेट है, समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे। इन्होंने डिफीट किया एक पोर्चुगीज फ्लीट को लूटने के इरादे से। डिफीटेड पोर्चुगीज फ्लीट। इरादा क्या था? लूटना। लेकिन उनको गलती से या संयोग से, बाय फॉर्चुनेट, उन्हें उस जहाज पर मिल गया नक्शा। नक्शा, सामान लदा हुआ गुड्स तो मिला ही, उन्हें क्या मिल गया? उसके ऊपर मैप। मैप कैसा भाई? इंडिया जाने का, रूट टू इंडिया, रूट टू इंडिया। चौंक गई ये लोग कि यार तेरी, ये तो खजाना हाथ लग गया। खजाना से कम थोड़ी था, खजाना ही था ना इंडिया का रूट खोजा जाना। तुरंत वो मैप कहां भिजवाया गया? एलिजाबेथ के बाद। सेंट टू, वेरी गुड, याद है तुम्हें, एलिजाबेथ के पास। एक मिनट रुकिएगा। ये अंदर है, कुर्सी निकाल दीजिए कुछ। वो देखिए खट टकरा रहा है बार बार। देखिए ऐसे आप बनवा दिया मैंने नोट्स इस चैप्टर का। ठीक है, तो आराम से अब आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ को ये सतर्क हो गई, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कितनी बड़ी जो है ट्रेजर हाथ लगी है वहां से। उसके बाद उन्होंने कई सारे, इसके बाद लेटर, एलिजाबेथ ने कितने सारे सी वॉयजेस भेजे किधर? इंडिया, बट ऑल फेल्ड। बट ऑल फेल्ड। आई बात समझ में? 1597 में जॉन मिल्टन हॉल इंडिया आते हैं बाय लैंड रूट।
मिल्टन हॉल came to India by land route. India by land route. ये किस कंपनी के लिए आते हैं? इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले एक दूसरी कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ है। उस कंपनी का नाम है लीवेंट कंपनी, है ना। किसको मिला था? 1593 में लीवेंट कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज। आगे बात समझ में। तो उसके बाद जॉन मिल्टन हॉल इंडिया आते हैं, लेकिन ब्रिटिश मर्चेंट्स को यह बात बखूबी समझ में आ गई थी कि यह किसी एक इंसान के बस की बात, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल मर्चेंट के बस की बात नहीं है। तब जाकर के लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में वहां पे पहली बार, ठीक है, पहली बार कंपनी बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होएगी। ठीक है, तो देखिए कब? 1599 में। 1599 में जो लॉर्ड मेयर, आगे बढ़ जाऊं मैं, मिल्टन हॉल है, मिल्टन नहीं हो, मिल्टन हॉल है। अच्छा, ये कब हुआ है फ्रांसिस ड्रेक वाली कहानी? 1580s में, ठीक है। और 1588 में स्पेनिश आर्मदा को पराजित करने वाली कहानी हुई है। चलिए, तो 1599 में आ जाइए। 1599 में लॉर्ड मेयर इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड मेयर, लंदन के सारे व्यापारियों का, इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मेयर, ठीक है। A session was called, और ऑर्गेनाइज्ड। इस सेशन में कौन आए थे? मर्चेंट्स ऑफ, हाँ हाँ, ब्रिटेन एंड लंदन, लंदन ब्रिटेन, लंदन में ही ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर इन सभी व्यापारियों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? एक कंपनी फॉर्मेशन की जाएगी। सितंबर 1599 अ कंपनी वॉज फॉर्म्ड, अ कंपनी, अ फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वॉज फॉर्म्ड। पूरे वर्ल्ड की पहली फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वॉज फॉर्म्ड। इसमें कितने भागीदार बनेंगे? 217 पार्टनर। एलिजाबेथ भी, एलिजाबेथ हर्सेल्फ invested in this company, ठीक है।
सितंबर 1599 में, लेकिन कंपनी बनाने के बाद इनको चार्टर कब मिलता है? 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ गेव चार्टर टू द कंपनी। चार्टर क्या है? आज्ञा पत्र है। चार्टर क्या है? आज्ञा पत्र है। चार्टर है टू द कंपनी, तो ये क्या है? आज्ञा पत्र। एक तरह से इसने क्या क्रिएट कर दिया भाई? बताओ बताओ, इसने क्या दिया कंपनी को? मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार किस पर? ईस्ट इंडीज के ट्रेड पर, पूर्वी देशों के साथ व्यापार में एकाधिकार, अर्थात ब्रिटेन से अब दूसरी कोई कंपनी व्यापार करने नहीं जा सकती है इंडिया और ईस्ट इंडीज में। ठीक है, तो मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडीज, है ना? नो, कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स। इसका मतलब हुआ है कि नो अदर कंपनी वर अलाउड टू एंटर इन ईस्ट इंडीज फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रॉम ब्रिटेन लिखा लो, यूरोप से नहीं। अब ये नहीं कि ये मोनोपोली नीदरलैंड के लिए, नीदरलैंड का नहीं जा सकता, या डच नहीं जा, डेनिश नहीं जा सकते, या फ्रांस नहीं जा सकता, सिर्फ ब्रिटेन के व्यापारी नहीं जा सकते ईस्ट इंडीज। लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो इस आज्ञा पत्र को नहीं मानने वाले। बोले हम इस आज्ञा पत्र को नहीं मानेंगे, हम तो स्वतंत्र रूप से व्यापार करते रहेंगे, हम इंडिपेंडेंटली व्यापार करते रहेंगे। इसको कंपनी ने क्या कहा? इंटरलोपर्स। इंटरलोपर्स। इंटरलोपर कौन है? इंटरलोपर्स आर दोज मर्चेंट्स who deny this charter given to East India Company, given to ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए चार्टर को क्या किया? डिनाई कर दिया। और उन्होंने क्या बोला कि हम तो व्यापार करते रहेंगे भाई साहब, हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, अरे क्या हुआ? इसको बुला, ठीक है। एंड ट्राई टू ट्रेड फ्रॉम ईस्ट इंडीज इंडिपेंडेंटली। याद रहेगा, ट्राई टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज इंडिपेंडेंटली। कंपनी का नाम लिखते चलिए। द नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी लिखिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज।
ठीक है, आपको बताता चलूं कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर दो अलग अलग कालखंड, दो अलग अलग टाइम पीरियड में बटा हुआ है। दो अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट वर्ल्ड में, ईस्टर्न वर्ल्ड में बनाया उन्होंने, और एक ब्रिटिश साम्राज्य कहां बना रहे हैं? अपने से। मतलब यहां पे अगर क्या है, यहां पे अगर ब्रिटेन है तो उसके ईस्टर्न वर्ल्ड में अपना एक ब्रिटिश एम्पायर बनाया, और दूसरा वेस्टर्न एम्पायर में ब्रिटिश एम्पायर वो बनाते हैं। पहला ब्रिटिश एम्पायर जो है वो 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक बरकरार रहता है, 1783-85 तक। कौन सा है ये? ये है नॉर्थ अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड, नॉर्दर्न अमेरिका एंड नॉर्दर्न अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड। तो पता है अमेरिका पर लंबे समय तक इनका व्यापार इन्होंने अपना कायम रखा है, इन्होंने अपना कंट्रोल। अमेरिका किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का ही कॉलोनी था ना? नहीं, स्पेनिश आर्मदा के पराजय के बाद तो ब्रिटेन खुल के वहां पे साम्राज्य स्थापित कर चुका था। ठीक है, और एक आफ्टर, अब भले ही ईस्ट इंडीज में ही आते हैं, ईस्ट इंडीज में ये 17th सेंचुरी 1600 में आ रहे हैं ना, तो 1600 में आ रहे हैं अर्थात 17th सेंचुरी में आ रहे हैं, तो 17th सेंचुरी से लेकर, है ना, 18th सेंचुरी के लास्ट तक, लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी, लेटर फेज ऑफ 18th सेंचुरी, यहां पे क्या है? ये सिर्फ ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हैं। किसके तौर पे? ट्रेडर के तौर पे, है ना। इसके पहले कुछ वॉर जीता भी अगर है, सम वॉर हैज बीन वॉन, तो वो वॉर इसलिए नहीं जीता गया कि उन्होंने भारत पे कंट्रोल करना है या भारत पे अपना अधिकार कायम रखना है। सम वॉर वॉज वॉन, सम वॉर वॉज वॉन। जैसे प्लासी जीता प्लासी, या बक्सर जीता, या उसके पहले मान लो कि दूसरी कंपनी को हराने के लिए, डच को हराने के लिए बेदरा जीता, फ्रांस को हराने के लिए वांडीवास जीता। मतलब ये वॉर जीत रहे हैं, लेकिन उनका क्या है? मोनोपोली। वॉर के पीछे उनका इंटेंशन क्या है? कि उनका मोनोपोली, ट्रेड के ऊपर क्या बनाना? मोनोपोली बनाना। इंडिया पे कंट्रोल करना नहीं था अभी भी। वो क्या चाहते थे? कठपुतली शाह। एक तो अपने दुश्मनों को बाहर निकाल फेंकना चाहते थे, डच बाहर हो जाए, फ्रांस बाहर हो जाए, और दूसरा कि उनका मनपसंद पपेट रूलर गद्दी पे बैठे ताकि उनके लिए ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड प्रैक्टिसेस आसान कर दे। कहा जाता है कि आफ्टर पिट्स इंडिया एक्ट, आफ्टर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत पे उन्होंने अपना अधिकार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमाने की प्लान तरीके से सोचा, प्लान तरीके से ना, प्लान। ये तो एवं ही हो गया, एवं मतलब नैसर्गिक, नेचुरली अपने आप। यहां का पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा बना कि इस पॉलिटिकल सिचुएशन में जैसे जैसे ये रिएक्शन देते गए, वैसे वैसे ये आगे बढ़ते गए। कोई इन्होंने प्लान नहीं किया। बात समझ रहे हो? इन्होंने पहले से सोची समझी रणनीति के तहत ये आगे नहीं बढ़ रहा है कि हमें हरा करके यहां पे कब्जा करना है। ये हो गया अपने आप, ठीक है ना।
लेकिन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, जो भारत कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। कंपनी तो स्वच्छंद हो गई थी, कंपनी एकदम फ्री हो गई थी। ब्रिटेन में डर का माहौल बैठ गया कि कंपनी जाकर के भारत के उतने बड़ी टेरिटरी पर कंट्रोल कर सकती है, तो कल होके ब्रिटेन पर भी कंट्रोल करने का दावा ठोक सकती है। तो कंपनी पर कंट्रोल करना जरूरी है। तो आपको पता है कि पहली बार कौन सा एक्ट आया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहली बार कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद तुरंत उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया 1781। लेकिन इन दोनों से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, देखेंगे बाद में चल के। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं पिट्स, और पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, तो पहली बार वहां पे इंडियन टेरिटरी को क्या लिखा गया? पहली बार इंडियन टेरिटरी को लिखा गया ब्रिटिश पोजेशन। क्या लिखा गया? ब्रिटिश पोजेशन। इसके पहले तक ब्रिटिश पोजेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता था। बात समझ रहे हो? पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन लिखा गया, और कंपनी का ट्रेड एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी दोनों को डिवाइड कर दिया गया। मतलब यहां से अब ये प्लान तरीके से आगे बढ़ने का इन्होंने सोच लिया कि अब इंडिया पे हम कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। और तब तक इन्होंने एक नया थ्योरी का जन्म दे दिया था। कौन सी थ्योरी? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। तब तक अपने अधिकार को अथॉरिटी देने के लिए, अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? लीगल पावर, लीगैलिटी, है ना, वैधानिक जो है प्रक्रिया देने के लिए एक तरह से उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक थ्योरी गढ़ा। कौन थ्योरी गढ़ रहा है ये? वहां के जो साहित्यकार हैं, वहां के जो फिलोसफर्स हैं, जेम्स मिल, थॉमस हॉब्स, ऐसे लोग जो हैं, उन्होंने इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया कि हम गोरे हैं और गोरे लोगों का कर्तव्य है, हमें प्रभु ने, हमें ईसा मसीह ने इसी काम के लिए भेजा है धरती पर कि जो असभ्य है, जो बारबेरियन है। कौन है बारबेरियन? किसके ऊपर तमगा लगा? तो ब्लैक्स और ब्राउन। कौन ब्राउन है? हम ब्राउन है। उनकी नजर में हम क्या थे? ब्राउन थे। ब्लैक्स कौन है? अफ्रीकन्स। अफ्रीकन्स ब्लैक्स है। तो ब्लैक्स और ब्राउन्स जो है बहुत अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है, इनको जीने का तरीका पता नहीं, इनको शासन चलाने का तरीका पता नहीं। तो हम जो है इनकी तरफ से वहां पे रूल करेंगे और इनको ट्रेंड करेंगे, इनको सिविलाइज्ड बनाएंगे, इनको कल्चर्ड बनाएंगे, मैनर सिखाएंगे, शासन कैसे चलाया जाता है। और उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि हम 10 साल में सिखा देंगे, 20 साल में सिखा देंगे। बस सिखा देंगे, हमारा ड्यूटी है, हम अपना ठेकेदार, ब्लैक और ब्राउन लोगों का ठेकेदार हम बन जाते हैं। जैसे कैसे धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार बना पड़ा है, कोई मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बना पड़ा है ना। मुस्लिमों में बहुत लोग है ना जो ये सिखाने की कोशिश करता है कि महिलाओं को बुर्का पहन के बाहर निकलना चाहिए, बिना किसी परिवार के सदस्य के बाहर नहीं घूमना चाहिए, है ना। कपड़े पहनने पर कोई अगर मुस्लिम एक्ट्रेस अगर थोड़ा भी मॉडर्न कपड़ा या फिल्म में इंटीमेट सीन अगर कर लेती है तो देखो फतवा जारी करने लगते हैं ये लोग, है कि नहीं। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में भी कई ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं भरे पड़े, है ना। तो ये खुद से जिम्मेवारी ले लेना कि हम सुधारेंगे समाज को। ऐसे ही जो है ये लोग, इन लोगों ने जिम्मेवारी ले लिया और इस थ्योरी के नाम पे क्या, तो अपने रूल को एक तरह से क्या कर रहे हैं, बैकअप, एक सपोर्ट तैयार कर रहे हैं अपने रूल को इस थ्योरी के द्वारा कि देखो जी हम तो अपने लिए नहीं करे, उल्टा एहसान दिखा रहे। इंडिया के लिए जो किया इन्होंने, इंडिया में जो जो किया वो एहसान दिखा दिखा के किया। हालांकि ठीक है, अपनी जगह सही है। आज भी उन्होंने उनके द्वारा बनाए गए पुल वैसे इंटैक्ट खड़े हैं और हम जो पुल बना रहे हैं वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं, तो एहसान ही है ना। उन्होंने रेलवे सिस्टम खड़ा कर दिया, हम बस उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया वैसे इंटैक्ट खड़ा है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के जितने बड़े बड़े आर्किटेक्चर देख लो,
है कि नहीं? चाहे हावड़ा ब्रिज देख लो, हमारा मतलब क्या ही हम कहें। अभी गुजरात में भी ऐसा नहीं कि बिहार स्टेट में ही सिर्फ होता है, बिहार तो वहीं बदनाम कर दिया गया है कि यहीं पे सिर्फ करप्शन है और यहीं पे सिर्फ पुल गिरता है। तो गुजरात में पिछले साल जो कांड हुआ था, पिछले के पिछले साल, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे झूला पे, झूला टूटा, ब्रिज ही था ना। हाँ, हैंगिंग ब्रिज था एक तरह का, तो करप्शन ही था ना, करप्शन के कारण ना टूटा। सिंपल सी बात है कि सिर्फ भारत बिहार में, हालांकि हम, मेरा कहना है कि उन्होंने जो बना दिया वो हम नहीं बना पा रहे, सिंपल सी बात है। हमारी जो बिल्डिंग्स है वो जाके सचिवालय, पुरानी वाली सचिवालय में जाओ, पुरानी सचिवालय बिल्डिंग में जाओ, एकदम इंटैक्ट है, बस उसको मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समय समय पे घर को मतलब मरम्मती की आवश्यकता तो पड़ती है, इंसान को मरम्मती की आवश्यकता पड़ जाती है। नए वाले बिल्डिंग में जाओ, दरारें हैं वहां पे, आपको कई जगह दरारें मिल जाएंगी। कलकत्ता का अभी भी सचिवालय वहां के पुराने बिल्डिंग्स में ही चलती है। वो पुराने बिल्डिंग्स किस लिए तब बना था? गवर्नमेंट ने अपना सचिवालय, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना सचिवालय था वहां पे, क्योंकि ब्रिटिश कैपिटल वही था ना। ठीक है, तो ये समझ गए। तो कैसे दो अलग अलग एम्पायर उन्होंने बनाया है, एक ईस्टर्न वर्ल्ड में और एक वेस्टर्न वर्ल्ड में। क्लियर है पिक्चर? तो भारत में अब इनकी एंट्री हो गई है, और भारत में इनकी एंट्री के बाद हमने देखना है कि कैसे इनका पोर्चुगीज और डच दोनों के साथ कन्फ्रंट होता है। दोनों ही कॉम्पिटिटर है इनके। क्लियर है? तो कहां थे हम लोग? हम लोग थे कि 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर 1600 को इनको चार्टर मिल चुका है। नाउ दे आर प्लानिंग टू कम टू ईस्ट इंडीज, नॉट टू इंडिया। उनका भी प्राइम फोकस स्पाइस आइलैंड है। जैसे डचेस का प्राइम फोकस क्या था? स्पाइस आइलैंड, सबसे पहले वहीं जाते हैं। उसी तरह से ये भी कहां जाते हैं? स्पाइस आइलैंड ही जाते हैं। ठीक है, तो 1601 से लेकर के 1603 के बीच में कई सारी समुद्री यात्राएं होती हैं। पहली सी वॉयज कब होती है? फर्स्ट सी वॉयज, हाँ, वो तो इंडिया के लिए ना। ईस्ट इंडीज के लिए पहली सी वॉयज कब होती है? 1601 में। 1601 में सी वॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, टू द स्पाइस आइलैंड। यहां आने के बाद पता चलता है, क्या पता चलता है कि ऑलरेडी यहां पर डच ने बॉन्टम के राजा के साथ ट्रेड ट्रीटी कर ली। नोट्स देखोगे तो पहले पीछे मिलेगा। 1596 में कार्नेलियस द आउटमैन इंडिया आया, सॉरी स्पाइस आइलैंड गया, तो वहां के राजा के साथ क्या किया? ट्रीटी कर लिया, ट्रेड ट्रीटी। हालांकि इन लोगों ने भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, और एक तरह से इन्होंने प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया है। इन्होंने प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, अब लंबा समय लगेगा, लेकिन इनको लग रहा है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा। डचेज और पोर्चुगीज का ऑलरेडी वहां पे स्ट्रांग होल्ड है। मलक्का पे कंट्रोल अभी भी एस्टैब्लिश्ड है। एक ही बार ना हारा है अभी पोर्चुगीज, और एक बार के हार से उनका स्ट्रांग होल्ड खत्म तो हो नहीं जाता। डच ऑलरेडी वहां पे अपने आप को इंक्रोच कर चुके, अपने घुस चुके हैं वहां पे। ब्रिटेन को लग रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा मुनाफा हम नहीं कमा सकते। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि हमें इंडिया जाना चाहिए। तो 1608 में कौन? सर विलियम हॉकिंस कंपनी की तरफ से एम्बेसडर, दूत बन के आते हैं। जेम्स फर्स्ट का चिट्ठी लिख के, पहली जहाज का क्या नाम था उनका?
हेक्टर या उसी को रेड ड्रैगन भी कहते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस 9 में पहुंचते हैं। सेल्ड टू इंडिया with his ship हेक्टर, और इसी को कहते हैं रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, है ना। क्या लेके? जेम्स, इन्होंने साथ में क्या लिया? विथ अ लेटर रिटन बाय जेम्स फर्स्ट इन द नेम ऑफ अकबर। आज तो 16 हो गया ना जी, कल आ जाएगा उसका मेरिट लिस्ट 17 को। हाँ तो दोनों भरा गया है, जाके यूनिवर्सिटी में करवा लिया, मेन ऑफिस में। ठीक है। अब एक बात जान लो, मैंने पहले भी बताया, कंपनी की जब चर्चा करी तो ये थोड़ा सा मिस कर गया था मैं बताना। कंपनी 217 साझेदारों की थी, लेकिन 217 साझेदार जो है वो पूरी कंपनी तो चलाएंगे नहीं, तो इसमें लॉटरी सिस्टम के आधार पे, लॉटरी सिस्टम के आधार पे क्या किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी सिस्टम 26 मेंबर्स को चुना जाता था, 26 मेंबर्स वर सिलेक्टेड। ठीक है, किस लिए? फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लॉटरी सिस्टम एनुअली था, मतलब प्रत्येक साल होता था, ये प्रत्येक साल होता था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस 26 में से एक डायरेक्टर होते थे, एक डिप्यूटी डायरेक्टर होता था, और 24 मेंबर्स होते थे। ठीक है, बड़ी शांत लग रहे हो, क्या बात है आकाश? कल जलेबी भी खाया कि नहीं? है कल कहाँ अच्छा जलेबी मिल रहा था? कहीं नहीं। एक जलेबी कल आया हमारे यहाँ, अब वो है बिहार पुलिस में है, पता नहीं कहाँ से इतना सारा जलेबी कोई दे दिया था उनको। अब इतना सारा जलेबी दे दिया, वो खाए और इतना मीठा, उतना चीनी डालते हैं जलेबी में। हरियाणा जलेबी वाला, हरियाणा जलेबी वाला ना। तो जलेबी बहुत मीठा, जलेबी का मतलब है क्या? जलेबी में थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए। जलेबी में खट्टापन नहीं है ना, तो जलेबी जलेबी नहीं है। और खट्टापन कैसे होता है? तो 3 दिन 4 दिन जो उड़द का दाल है ना, उड़द का दाल, उसी का बेसन पहले बनाया जाता है। वो बेसन 4 दिन 3 दिन जितने दिन में फर्मेंटेशन हो जाए, मतलब उसमें फफूंद लग जाए। बात समझ रहे हो? जैसे शराब भी फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है ना, वैसे ही इसमें जब वो सड़ने लगता है ना, फफूंद लगने लगता है, तो उसको फिर से मथा जाता है, और उसके बाद उसका जलेबी तैयार होता है। भयंकर। अभी क्या है, तुरंत बेसन घोला, तुरंत चीनी डाला, छान दिया, जलेबी।
ठीक है, किसी बेसन का बनाया जाता है, सब बेसन का जलेबी अच्छा नहीं होता। ठीक है, चलते हैं। हमारे यहाँ एक चौक पे, ज्ञान बाबू चौक, वहां पे एक जलेबी वाला है, भाई साहब लाइनें लगती है वहां के जलेबी खाने के लिए। मतलब वो उसके पास वही प्रक्रिया अपनाता है, उसके बाद जो भी मटेरियल है 2 दिन 3 दिन पहले से, आज अगर 3 दिन बाद बनाना है तो आज ही वो बेसन जो है वो कर देगा। चलिए बढ़े आगे। तो 1608 में अभी जो चिट्ठी आती है किस नाम पे अकबर, जेम्स फर्स्ट कौन है? जेम्स फर्स्ट, अब जान जाइए। आपको बता दूं कि 1603 में एलिजाबेथ का डेथ हो गया है। एलिजाबेथ डाइड। एलिजाबेथ ने पूरे जीवन में अपनी शादी नहीं की, बड़ी ऑड महिला रही है, बहुत अजीब सी महिला रही है ना। कहा यह जाता कि जवानी में उसको उसका प्रेमी नहीं मिला तो उसने शादी नहीं करने का निश्चय किया। ठीक है, ये भी प्रेम प्रेमी है और बहुत खड़ूस महिला है, उसके बारे में पढ़ोगे ना, खड़ूसियत भरी पड़ी है। लेकिन हाँ, राजा या रानी को थोड़ा तो क्रूअल होना ही चाहिए, है ना। तो इनके मरने के बाद इनका जो है नेफ्यू नेफ्यू जेम्स फर्स्ट जो है गद्दी पे बैठता है। जेम्स फर्स्ट बिकेम रूलर। एक तो हम इतना बड़े समस्या से ग्रसित हैं कि रोज पेट में ना गैस एसिड, मतलब तुरंत उठते हैं एसिडिटी बन जाती है और वॉमिटिंग वाला टेंडेंसी आ जा रहा है और सीने में पूरा गैस चढ़ जा रहा है, पता नहीं क्यों। तुम जो दिए थे 3 दिन 4 दिन वो खाए सुबह में खाली पेट, ठीक था। देख रहे हो, मतलब सीना में चढ़ गया गैस। अब ये भाई साहब 1603 में बनते हैं ना, गद्दी पे बैठते हैं, तो 1609 में याद रखिएगा, जो 15 साल के लिए इनको मोनोपोली ओवर ट्रेड मिला था उसको शाश्वत कर दिया, उसको अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया, ये कहते हुए कि राजा के पास अथॉरिटी होगा कंपनी के लाइसेंस को खत्म करने का और 3 साल पहले प्री नोटिस दे करके कंपनी के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। मतलब यदि 2027 में यदि कंपनी के अधिकार को समाप्त करना है तो आज ही हम नोटिस निकाल देंगे कि 2027 से आपका, ताकि आप अपना सारा वहां से समेट पाइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली ओवर, इसको अलग से लिखवाता हूं मैं, अलग से इधर जगह नहीं है। तो 1609 में क्या हुआ, जेम्स फर्स्ट गेव अनदर चार्टर, gave another charter to the company in which trade monopoly was given, trade monopoly was given for indefinite period, infinite period या indefinite period, है ना। कंडीशन क्या था, कंडीशन था शर्त क्या थी, बाय प्रायर नोटिस, बाय प्रायर नोटिस, प्रायर नोटिस, पहले नोटिस जारी कर दिया जाएगा कब, बिफोर 3 years, 3 साल पूर्व, द राइट्स ऑफ कंपनी could be terminated, rights of company could be terminated by king। ना, कंपनी, राजा 3 साल पहले बोल के इसका राइट्स खत्म कर सकता था। ये वाला थोड़ा बंद कर देना ऐसे, सामने वाला।
हो गया, बढ़े आगे। तो ये सेल करता है 1609 में, पहुंचता कब है, पहुंचता है 1609 में, पहुंचता 1608 में चलता है, अराइव्ड एट सूरत, अराइव्ड एट सूरत, है ना। क्या विलियम हॉकिंस कहां पहुंचता है, सूरत पहुंचता है। हालांकि काफी कोशिश हो रही है कि ये सूरत उस समय किसका कंट्रोल स्टैब्लिश है, सूरत उस समय पोर्चुगीज कंट्रोल है, ट्रेड वहां से करते हैं वो। तो काफी कॉन्स्पिरेसी की जाती है कि किसी तरह से विलियम हॉकिंस को राज दरबार में नहीं पहुंचने दिया जाए। फिर भी विलियम हॉकिंस एक शानदार रिप्रेजेंटेटिव और एक एम्बेसडर रहा है, डिप्लोमेसी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी तरीकों से किसी तरह से 1609 में क्या होगा, फ्रॉम सूरत ही अराइव टू आगरा, आगरा क्या है ना, उस समय मुगल कहां से रूल करते थे, आगरा से। कहां कहां रह रहे हैं आप सर, फ्रॉम सूरत ही अराइव्ड एट आगरा, नहीं वहीं रहे, आगरा से ही रूल कर रहे हैं ये, अभी दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए। दिल्ली तो शाहजहां के वक्त में शिफ्ट होंगे ना, जब ये वहां के दो रेड फोर्ट है, एक आगरा में रेड फोर्ट है और एक दिल्ली का रेड फोर्ट, ठीक है। आगरा सीट ऑफ, यहां लिखता हूं सीट ऑफ मुगल, हाँ, शाहजहां के समय बहुत सारा काम होगा। अब ये विलियम हॉकिंस जो है वो बहुत काबिल इस मामले में है कि इनको कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, इनको अरेबिक भी उतनी अच्छी आती है और पर्शियन लैंग्वेज भी उतनी अच्छी आती है। अभी तक जितने भी लोग पहुंच रहे हैं मुगल रूलर से मिलने, तो एक ट्रांसलेटर लेके पहुंचते थे। अब ये बंदा बोले कुछ, ये उसको ट्रांसलेट करे, फिर वो फीवर से कुछ बोले, ट्रांसलेट करे, ये बोले। मोदी जी ट्रांसलेटर लेके जाते हैं ना रसिया, या कहे कोई ऐसा देश जहां पे अदर देन इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है, तो वहां पे ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती ही है। अच्छा, ट्रांसलेटर के ऊपर काफी सारी जिम्मेवारियां होती हैं। अगर मोदी जी के बात को उल्टा करके बोल दिया उसने, तो अगर बोल दिया पुतिन को कि अरे हम, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम दोस्ती निभाएंगे, हम तुम पे बम मार देंगे, ट्रांसलेटर अगर ऐसा कुछ ट्रांसलेट कर दिया तो क्या होगा। तो ट्रांसलेटर की बड़ी भूमिका है। चुनाव में भी देखे हुए, राजीव गांधी, राहुल गांधी या मोदी जी जाते हैं कर्नाटका या केरल, तो बोलते हैं बगल में एक ट्रांसलेटर होता है, वो उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करके जनता को बताता है। बीच में ट्रांसलेटर ही भूल गया ट्रांसलेट करना, है ना। विलियम हॉकिंस जो है वो काफी वेल वर्स्ड है किसमें, वेल वर्स्ड इन अरेबिक एंड पर्शियन। तो उनको कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर टू टॉक विथ जहांगीर। अच्छा, उस समय जहांगीर रूल कर रहा था, पता ही है आपको। इंडिया में अकबर की डेथ कब हो गई थी, 1605 में अकबर मर चुका था, अकबर डायड इन 1605। जेम्स फर्स्ट ने जो चिट्ठी लिख के दिया वो किसके नाम का लिख के दिया, अब भाई साहब को पता ही नहीं अकबर मर चुका है ना। आज कोई भी घटना होती है तुरंत न्यूज फ्लैश कर जाता है, इंटरनेट का जमाना है। नहीं, उस समय कहानियां पहुंचती थी 2-2 साल 3-3 साल के बाद। तो जेम्स फर्स्ट को अभी तक पता नहीं है कि अकबर मर चुका है, तो अकबर के नाम की चिट्ठी लिखा है। और 1605 से लेकर के 1627 तक कौन रूल करेगा इंडिया पे, जहांगीर रूल करेगा। ठीक है, तो जहांगीर से बात करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, उस समय मुगल दरबार में 2 पृष्ठ रहते थे। थर्ड मिशन में कौन कौन पृष्ठ गया था, बताओ हमको जरा,
जो थर्ड मिशन हुआ था पुर्तगालियों का अकबर के टाइम पे 1595 में, अब आपको बताना है भाई साहब, आप बताएंगे क्योंकि इमैनुअल थे, ठीक है। तो उस वक्त पोर्चुगीज जेसुइट पादरी कहां रह रहे हैं? एट मुगल कोर्ट। कहां पे है ये? मुगल कोर्ट में। कौन कौन? सेंट जेवियर एंड सेंट फ्रांसिस। सॉरी, सेंट फ्रांसिस का, सेंट इमैनुअल। हाँ नहीं, ये दूसरे जेवियर है, जिरोम जेवियर है। ये कौन जेवियर है? जिरोम जेवियर है, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे? कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हॉकिंस। ये कोशिश करेंगे कि इनको कोई भी लाभ ना हो पाए। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हॉकिंस। क्योंकि अकबर के टाइम से ही ये पादरी बैठे हुए हैं किसके यहां? मुगल कोर्ट में। तो मुगलों के अंदर अच्छा फैक्शंस तो अभी भी है ना, ऐसा थोड़ी है कि औरंगजेब के डेथ के बाद ये फैक्शन उभर के आता है, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ये तो फैक्शंस जो है अकबर के टाइम में भी है, जहांगीर के टाइम में भी है, और शाहजहां के टाइम में भी है, मुगल औरंगजेब के टाइम में भी है। ये जरूर है कि ये फैक्शंस मजबूत नहीं है ना, अपने अपने एरिया में बस ये काम कर रहे हैं। और राजा मजबूत है, बादशाह मजबूत है, तो फैक्शंस को मौका नहीं मिलता गुटबाजी करने का। बात समझ रहे हो? तो लेकिन ये भाई साहब दोनों दरबारियों को अपने पाले में किए हुए, दोस्ती यारी नहीं हो जाती है दरबार में रहते रहते दरबारियों से। अब ये दरबारियों की मदद से कोशिश में है कि विलियम हॉकिंस को कोई भी ट्रेड फैसिलिटी नहीं मिले। पहले तो दरबार तक पहुंचने पर रोका जाता है कि दरबार तक ही ना पहुंचे, बात समझ लो। लेकिन फिर भी अपनी कोशिशों से विलियम हॉकिंस दरबार पहुंच जाते हैं। पहले तो आगरा पहुंचते, आगरा शहर में स्टे करते हैं, फिर पैरवी सर्वी लगाते हैं, क्योंकि सीधे तो जाकर के ये बादशाह से मिल नहीं सकते थे। काफी सारे जद्दोजहद के बाद विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और बातचीत कैसे करते हैं? 1 to 1। जहांगीर इससे इंप्रेस्ड होता है ना। तो क्या होगा? एट लास्ट विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट आफ्टर मेनी एफर्ट्स, आफ्टर ह्यूज एफर्ट कर लो, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इनकी इतनी तगड़ी थी ना पुर्तगालियों की कि बहुत जद्दोजहद करना पड़ा था इनको कोर्ट तक पहुंचने में। और क्या होगा? टॉक करेंगे, टॉक विथ जहांगीर इन पर्शियन लैंग्वेज। टॉक विथ जहांगीर डायरेक्टली, किसी विदाउट एनी ट्रांसलेटर, विदाउट एनी ट्रांसलेटर। है ना, इन पर्शियन लैंग्वेज। जहांगीर इंप्रेस्ड होगा और उसे मनसबदार बना देगा। क्या बना देगा? मनसबदार। जहांगीर इंप्रेस्ड विथ हॉकिंस, मेड हिम मनसबदार ऑफ 400, मेड हिम मनसबदार ऑफ 400। इसके अलावा एक आर्मेनियन क्रिश्चियन गर्ल, उसके फादर जो है मर्चेंट्स थे, आर्मेनिया के ईसाई थे,
व्यापार करते थे, लेकिन जो बेटी थी वो मुगल दरबार में दासी थी, मेड थी, उसी से शादी करा देते हैं। किसकी? अब बेचारा शादी नहीं भी करना चाहता तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो ट्रेड में छूट चाहिए, ट्रेड फैसिलिटीज चाहिए इंडिया में, तो खुश करना है ना। मैरिज विथ डॉटर ऑफ, डॉटर क्या है? मेड इन मुगल पैलेस, मेड इन मुगल पैलेस, दासी है मुगल पैलेस में, ठीक है। मैरिज विथ डॉटर ऑफ आर्मेनियन क्रिश्चियन मर्चेंट, आर्मेनियन क्रिश्चियन मर्चेंट, ठीक है। तो आर्मेनियन क्रिश्चियन मर्चेंट की बेटी से इसकी शादी करा दी जाती है। नेक्स्ट क्लास आप लोग का मैंने सोचा था आज 4-4.5 घंटा का लूंगा, लेकिन परिस्थिति बस अचानक से एक बहुत जरूरी काम आ गया है, तो मुझे आपके क्लास के बाद तुरंत मैं निकल भी जाऊंगा कुछ इमरजेंसी इंस्टीट्यूट के पर्पज से ही, क्योंकि वो करना जरूरी है आपके भलाई के लिए। वो नहीं जाऊंगा तो फिर चीजें कुछ थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। आज कल आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी। देर आर नो टेस्ट टुमारो, कल कोई टेस्ट नहीं है, कोई करंट अफेयर क्लास नहीं है। कल क्वालिटी की क्लास के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, और आपकी संडे को संडे ही है, 19 को रक्षाबंधन है तो उस दिन छुट्टी रहेगी, 20 को भी छुट्टी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि मैं ही खुद घर जा रहा हूं तो पॉसिबल, या और लोगों को भी, एक तो सालों भर ये लोग ड्यूटी करते रहते हैं। 21 से वापस क्लास अपने टाइम पर होने लगेगी, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो आज से ही छुट्टी में चले गए, कल से छुट्टी में, कल से छुट्टी में चले गए, कल से छुट्टी में जाएंगे, चले गए हैं कल से छुट्टी में। कौन कौन? ये सब कल से ही छुट्टी में चले गए। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब भाई साहब ये दरबार में पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या इनको ट्रेड में छूट लेना इतना आसान है क्या? बार बार तैयार मनवाएंगे अपनी बातों से। इन्फ्लुएंसर, अच्छा इन्फ्लुएंसर, आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं, है ना। मैनिपुलेशन का टेक्निक, डिप्लोमेटिक के पास क्या होता है? डिप्लोमेट जो डिप्लोमेसी करता है उसको वो मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता है, बातों में घुमा के अपने बात मनवा लेना। नहीं, तो ही इज अ गुड मैनिपुलेटर, ठीक है। तो इन साहब ने जहांगीर को कई बार अपनी बात मनवा ली। जहांगीर ने ऑर्डर निकाल दिया, यस वी आर गिविंग ट्रेड फैसिलिटीज इन सूरत, हम आपको अलाउ करते हैं सूरत में आप अपनी फैक्ट्री बनाइए। लेकिन भाई साहब जोर कौन लगा रहा है? कौन? ये दोनों भाई साहब लोग फिर से साजिशें रच दिया इन्होंने। दरबारियों को कुछ पढ़ा लिखा दिया, दरबारी जाकर के जहांगीर को कुछ समझा दिया, दिए गए छूट को वापस ले लिया, है ना। तो अब क्या इंप्रेशन बन रहा है हॉकिंस के मन में कि कैसा शासक है जो अपने ही बातों पे टिका हुआ नहीं रहता है। शासक बादशाह के बातों में तो होना चाहिए रिजिडिटी, कि जो बातें बोल दिए, आन मान राधे राजपूत शासक एक बार जो बोल दिए वो करते हैं, है ना। तो यहां पे क्या होगा? 1610 में जहांगीर ऑर्डर्ड टू गिव ट्रेड फैसिलिटी इन सूरत टू इंग्लिश कंपनी, टू इंग्लिश
company. But due to Portuguese conspiracy, but due to ये जब मूव वाला के साथ बहुत दिक्कत है. बट ड्यू टू पोर्चुगीज कॉन्स्पिरेसी क्या हो जाएगा इनके साथ? खेल हो जाएगा. कॉन्स्पिरेसी, द ऑर्डर वॉज टेकन बैक. वापस ले लिया गया. क्लियर है? तब परेशान होकर के ये साहब जो है दरबार छोड़ देंगे और इंग्लैंड वापस चले जाएंगे. ठीक है. 1611 में क्या होगा? हॉकिंस लेफ्ट द कोर्ट, मुगल कोर्ट. हॉकिंस लेफ्ट मुगल कोर्ट. है ना? ठीक है. अब बीवी का नाम लिखना है क्या आपको? हॉकिंस के बीवी का नाम, हॉकिंस के बीवी का नाम था मरियम खान. ये जो लड़की है उसका नाम क्या है? मरियम खान. यहीं छोड़ दिया था. दासी है ना यहां पे, मरियम खान. ठीक है. और जहांगीर ने खुद जब मनसबदारी दिया इनको, तो क्या हुआ? कहां मनसबदारी वाला कहां लिखा मैंने? यहां पे मनसबदारी जो दिया यहां, एंड गेव हिम, यहां पे एक और लिखेगा, एंड गेव हिम जागीर, एंड गेव हिम जागीर. तो मनसब, हालांकि इन्होंने कभी भी वेतन 2 साल के दौरान कभी भी वेतन इन्होंने लिया नहीं, वहां से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कंपनी के लिए काम कर रहे थे. जहांगीर उन्हें एक टाइटल देता है जिसको कहा गया खान. खान का टाइटल, जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ खान. ठीक है. तो मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा, मैं वॉशरूम से एक बार आ जाता हूं.
हाँ, तो मैंने बोला कि इनको किस चीज की उपाधि मिली, है ना। तो इन्होंने लिफ्ट कर दिया 1611 में, क्या किया, मुगल कोर्ट लिफ्ट किया, सूरत गए, पहले आगरा से कहाँ गए, सूरत, और सूरत से वापस कहाँ निकल गए, ये ब्रिटेन चले गए। 16 नॉट 11 और कुछ कारणों से बहुत ज्यादा फेमस रहा। हाँ हाँ, मिडल्टन बेस्ड। जी। इनके शिप का नाम भी कभी कभी पूछ सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन कहीं फ्यूचर में पूछ दे, ठीक है। तो आइए 1611 में आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंडिया में मुगल रूल सब जगह नहीं चल रहा। जो सदर्न डेक्कन एरिया है वहां पे प्रोमिनेंट छोटे छोटे किंगडम्स हैं, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। गोलकुंडा बेसिकली जो हैदराबाद है, और ये गोलकुंडा साम्राज्य होता था, थोड़ा बहुत तमिलनाडु का हिस्सा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ठीक है। तो गोलकुंडा में ही मुसलीपट्टनम में, ठीक है, गोलकुंडा के रूलर सुल्तान ऑफ जो गोलकुंडा है, बाय द परमिशन ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 1605 में ऑलरेडी वहां पे कौन फैक्ट्री खोल चुका है अपना, बताओ कौन खोल चुका है अपना, डच। डच की पहली फैक्ट्री कहां पे है, मछलीपट्टनम में ही है ना। कौन खोला है, रिवीजन नहीं आप लोग का, इसका मतलब मछलीपट्टनम में किसने खोला, अरे डच में भी कौन खोला, कौन था वो व्यक्ति, अल्बुकर्क डच है, अमन, वो टाइट होना पड़ेगा इस मामले में। काहे ऑप्शन, क्यों ऑप्शन, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वादेर हेग, ठीक है। तो मुसलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट का सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट था। आपको पता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे अभी भी किसका कंट्रोल है, एक तरह से सूरत से लेकर के कोचीन तक कौन कंट्रोल किए बैठा है, अभी भी पोर्चुगीज का कंट्रोल है। इस कोस्ट पर सब किसने कंट्रोल किया है, पोर्चुगीज। धीरे धीरे ना इनके हाथ से जाएगा, अभी भी तो कंट्रोल इन्हीं के हाथों में है। अरेबियन सी में पूरा इन्होंने अपना तहलका मचाया हुए अभी भी, है ना। यहां पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका पे कौन कंट्रोल किए बैठा, अभी भी पोर्चुगीज। तो अंत में इन्होंने क्या किया, बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, इन्होंने 1611 में कहां खोला, मसूलीपट्टनम में ये अपनी टेम्पररी फैक्ट्री खोलते हैं। हाँ, तो बाय परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, बाय परमिशन ऑफ सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, इन्होंने क्या किया, टेम्पररी फैक्ट्री, ए टेम्पररी फैक्ट्री वॉज ओपन, a temporary factory was opened in मसूलीपट्टनम। ओह अभिषेक, मुझे पढ़ाने दो। ये फैक्ट्री 1611 में क्या हो जाएगा, 1616 में, सॉरी, द फैक्ट्री ऑफ मसूलीपट्टनम बिकेम परमानेंट, द फैक्ट्री ऑफ मसूलीपट्टनम बिकेम परमानेंट। चलिए हाँ, फैक्ट्री नहीं, इन्होंने नहीं खोला है, कंपनी के दूसरे लोगों ने खोला है, ठीक है। 1611 में ही एक और कहानी इनके साथ घटती है जो ब्रिटिशर्स के लिए अच्छी बात है। कैप्टन मिडल्टन बेस्ट, जिसको कैप्टन बेस्ट के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, अपने दो छोटे जहाज, नाम है उनका
ओसिएंडर एंड ड्रैगन। दो छोटे जहाजों के साथ ये कहां पहुंचने की कोशिश करते हैं? ट्राई टू अराइव्ड एट सूरत। लेकिन पुर्तगालियों ने यह सोच लिया था कि भाई साहब हॉकिंस तो किसी तरह पहुंच गया, लेकिन इनको नहीं पहुंचने देंगे। तो सूरत के नजदीक एक जगह है स्वाली। स्वाली में पोर्चुगीज आर्मदा, पोर्चुगीज फ्लीट जो है एट स्वाली, पोर्चुगीज फ्लीट अटैक्ड ऑन कैप्टन बेस्ट, अटैक्ड ऑन कैप्टन बेस्ट, घेर लिया गया। जो पोर्चुगीज आर्मदा है उनको स्वाली की जगह क्या होगा, सूरत के नजदीक स्वाली में इन्होंने समुद्री में अरेबियन सी में ही इनको घेर लिया और मात्र दो अपने जहाजों की दम पे कैप्टन बेस्ट ने उतने बड़े पोर्चुगीज फ्लीट को हरा दिया। और ये वो समय है, अगर आप याद करेंगे तो ये वो समय है कि 1607 में जहांगीर अपना अभियान अपने लोगों को जब गोवा भेजा था तो पोर्चुगीज गवर्नर ने नजरअंदाज कर दिया था और साथ ही साथ अरेबियन सी में कुछ मुगल शिप्स को सीज भी कर लिया था। तो जहांगीर परेशान है पोर्चुगीज से, पुर्तगालियों से एकदम परेशान है। इतना परेशान हो गया कि इन्होंने इनके गिरजाघर को सीज कर लिया, लाहौर और गोवा के गिरजाघर को सीज कर दिया। नहीं, कल की क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो इनको ऐसा कॉम्पिटिटर चाहिए था पुर्तगालियों के सामने जो पुर्तगालियों को का सामना कर पाए, तो इनको मिल गया सामने। तो क्या हुआ, कैप्टन बेस्ट जो है इन्होंने डिफीट किया, कैप्टन बेस्ट डिफीटेड पोर्चुगीज। और इससे क्या होगा 1612 में, 1612 में ये सब नोट डाउन कर लिया नीचे वाला। तो 1612 में जहांगीर उन्हें परमिशन दे देता है, जहांगीर गेव हिम, जहांगीर इंप्रेस्ड, पहले तो इंप्रेस होता है, इंप्रेस्ड विथ ब्रिटिश नेवल पावर, ब्रिटिश नेवल पावर। और मैंने बताया कि ये क्या चाहता था, ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट अगेंस्ट पोर्चुगीज, क्योंकि वो खुद परेशान है। और आपको पता ही है कि पोर्चुगीज मुगल नेवल पावर इतना सुपीरियर नहीं है ना, तो उसे बहुत इंप्रेस होता है अगेंस्ट पोर्चुगीज। तो क्या होगा, ही गेव परमिशन, लास्ट में क्या होगा, ही गेव परमिशन टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत 1612 में मिल गई, जिसके बाद 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ, ये अभी तक यही पढ़ते आए ना अभी आप, कि 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड, आई बात समझ में। तो इस तरह से कहानी, नई कहानी की शुरुआत हो जाती है भारत में, इंडिया का। ठीक है, उस दिन मैंने बोला था कि आप लोगों से एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अरे तुम परसों की क्लास में थे, उस वाले बाद वाले क्लास में 2 क्वेश्चन दिया था मैंने यहां पे, तुमने सबमिट किया था उसको लिख के। ये हो गया, ठीक है ना। तो उस दिन जो नहीं हुआ वो आज होगा। आज जो अभी आप पढ़े हैं अभी तक, तीसरा चैप्टर कौन सा पढ़ा था आपने? तीसरा चैप्टर डच पढ़ा था। चैप्टर कौन सा पढ़ा था?
उत्तर मुगल काल। उससे एक क्वेश्चन आप यहां पे आंसर करके देंगे अभी। इस पे तो देंगे ही, एक क्वेश्चन अभी उस पे आप बना के दिखाएंगे अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स होने चाहिए। और मैं बस ये देखना चाहता हूं कि मुझे कितना मेहनत करना है आपके ऊपर, आप पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पे आपके ऊपर हमको कितना मेहनत करना होगा एक एक लोग पे। ठीक है, और कौन कौन से, क्योंकि आप आपकी जो तरीके होंगे वो आपके नहीं होंगे, आपके जो तरीके होंगे उनके नहीं होंगे आपके तरीके, और सबके तैयारी का तरीका अलग अलग होगा। आपको जो बीमारी है उसका दवा अलग लिखेंगे ना, या कि सबको पैरासीटामोल लिख देंगे, पैरासीटामोल लेवोसिट्रिजिन खाओ, नहीं ना। तो सबकी बीमारी अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाएगा ताकि ठीक हो बीमारी और मंजिल तक पहुंचे। ये हो गया। इसीलिए यहां तक अब जब इंग्लिश फैक्ट्री खुल गई तो यहां से इनकी कहानी अब शुरू हो जाएगी। कहानी हम शुरू करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन आपके करने के बाद, तो आराम से सोच के अभी लिखेंगे। द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर was due to rooted in the causes of, यहाँ पे the causes of declination of, the causes of declination of Mughal empire rooted in Mughal system. Critically, बहुत सोच के मैंने ये क्वेश्चन दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा स्टेटमेंट लिख दिया कि मुगल के डिक्लाइनेशन का जो कॉज है वो कहां से निकलता है, मुगल सिस्टम के अंदर से। क्रिटिकल एग्जाम मतलब कि इसमें आपको पक्ष रखना है कि निकलता भी है इसके अंदर से, और एक इसका एक विपक्ष लिखना है नहीं भी निकलता है, और दूसरे कॉजेस को दिखाना है कि सिर्फ मुगल सिस्टम इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर बट ऑल्सो देयर आर सम अदर फैक्टर्स विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लारेशन ऑफ। तो क्रिटिकली मतलब कि आलोचनात्मक व्याख्या करना है तो उसमें पॉजिटिव के को निगेटिव के साथ साथ हम पॉजिटिव इंपैक्ट भी रखते हैं हम सामने में। ठीक है, और इसी से इसी को दूसरे तरीके से हम लिख रहे हैं और देखते हैं कि कैसे लिखते हो तुम इसको। क्राइसिस ऑफ पर्सनालिटी, crisis of personality is root cause of declination of Mughal empire। कमेंट हिंदी में लिख दूं मैं, चलिए पहला क्वेश्चन है हिंदी में। मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन का कारण मुगल व्यवस्था में उपस्थित पूर्व की खामियां खामियां थी।
आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा है व्यक्तित्व की कमी, व्यक्तित्व का अभाव मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। टिप्पणी का, चलिए 2 क्वेश्चन है। हाँ, ये तुम्हारा है 8 मार्क्स का, 8 अंक का, और ये है 38 अंक का। एक छोटा है, अर्थात 100 से 125 शब्दों में लिखना है, और एक 400 शब्दों में लिखना है।